वर्तमान में एक ऐसी पार्षद जो अपने वार्ड के एमसीडी अस्पताल में पैदा होने वाली पहली ऐसी बच्ची थी जिसका शुभारंभ कुछ समय पहले हुआ था और आज अपनी मेहनत की बदौलत खुद पार्षद बन उस अस्पताल में नवीकरण के कार्य कर रही हैं। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मंथन टीवी के खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिमी दिल्ली नगर निगम 32 सागरपुर ईस्ट, जहाँ की वर्तमान में निगम पार्षद हैं पूनम जिंदल जी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों में। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? सबसे पहले तो आप इंटरव्यू लेने आए स्वाति जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं बचपन में भी थोड़ा सा रिजर्व नेचर की थी, बहुत ज़्यादा मतलब शैतान वगैरह नहीं थी, बस रिजर्व नेचर था। पढ़ने का बहुत शौक़ था। बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो अभी भी आपको याद आता हो? आई एम डॉक्टर PS तोमर फ्रॉम आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी है, ऑर्थो की सारी सर्जरी होती है, गायनिंग का सारा काम होता है, पीडियाट्रिशियन सारा काम होता है और लेप्रो के सारे काम होते हैं। और सस्ते से सस्ते रेट में हम चाहते हैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। धन्यवाद। मुझे क्योंकि मैं सागरपुर के नगर निगम के स्कूल में ही जो मेरे वार्ड में है उसी में मैंने पहली दूसरी तीसरी मतलब यहीं से नगर निगम से करी। और मुझे छठी का याद है कि एक बार मैथ्स का पेपर था और उस टाइम 20 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 15 करने होते थे और मैं 20 के 20 करी आई और 2 अपने आप बना के करी आई। तो ये मुझे बड़ा बाद में महसूस होता था कि मैं 2 क्वेश्चन क्यों अलग से अपने आप बना के करी आई, वो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। और मैडम आज भी हैं, वो हमारी मैडम मिलती है तो वो उन 2 क्वेश्चनों का ही हमेशा मुझसे पूछती है। अपनी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट की? Admission open in JBT, B.Ed, MDU, CRSU, KUK. No hidden charges. Free books and files. Only government fee. Call us at 9891 774875. 9891 774875. मैंने टेंथ पहले सागरपुर में नगर निगम से शुरू करके जो ये टेंथ वाला स्कूल है, आज सर्वोदय स्कूल है, इसमें मैं पढ़ी। 10वीं मैंने यहाँ से करी, 12वीं मैंने, क्योंकि कॉमर्स नहीं था उस टाइम में, जब ये सागरपुर में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो D ब्लॉक से करा मैंने 11th-12th कॉमर्स से। और मैंने B.Com मैत्री कॉलेज से रेगुलर करा और उसके बाद B.Ed करी मैंने B.Com B.Ed हूँ मैं। आपके परिवार में कोई राजनीति से था? परिवार में तो नहीं था कोई भी। एक्चुअली मेरे परिवार में सारे टीचर हैं। मेरे दादाजी टीचर थे, उस टाइम उनको हेडमास्टर बोलते थे। और मेरी ताई जी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। मेरे ताऊ जी आर जी गुप्ता जी, मैथ्स की भी बुक लगी हुई है उनकी, वो भी टीचर थे। मेरी दोनों बुआएं भी टीचर हैं। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं राजनीति में कैसे चली गई। मुझे आज तक यही नहीं समझ आया कि चली कहीं थी और डगर कहीं और मिली मुझे। कॉलेज में कभी आपने राजनीति के बारे में सोचा होगा कि हाँ मुझे राजनीति में आना चाहिए? कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में थी तो चुनाव हुए थे कॉलेज में प्रेसिडेंट के, तो उस टाइम ज्ञान नहीं था। तो एक हमारे क्योंकि सीनियर खड़े होते थे और हम जूनियर थे, तो उनके साथ मैंने प्रचार करा था, प्रचार का काम करा था और हम उस चुनाव में जीते भी थे। हमारे जिसके साथ में लगी हुई थी रिया नाम था उनका, और पंजाबी थे वो लोग और वो जीती भी थी वो। आपके पार्षद बनने से पहले आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी? डिज़ायर इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन दे के आपको कंसल्टेंट की तरह आपसे बात करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर की तरह। देखो, जो भी मेरे से पहले पार्षद रहे उन्होंने सब, क्योंकि ये 93 से इसमें पार्षद है, 1993 से। ये पहले बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था, विशाखा सैलानी जी के इसमें चुनाव जीती थी। उसके बाद अनेकों पार्षद आए
और सभी ने अपने संभव प्रयास करे। और समस्याएं तो हमेशा रहती ही हैं, चाहे कितना भी काम हो जाए फिर भी कहीं ना कहीं समस्या रहती हैं। और जब मैं आई यहाँ पर तो सबसे मुख्य समस्या सीवर की थी, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। जो सीवर समस्याएं थी बहुत ज़्यादा थी, पर वो समस्याएं कहीं ना कहीं प्रद्युमन राजपूत जी जब हमारे यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ सीवर पास करवाया, पर वो सीवर हमें डलवाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हमारे विधायक साहब को, क्योंकि हम रह गए थे और शास्त्री जी आए, उनके कार्यकाल में वो शुरू हुआ और आज तक 7 साल हो गए सीवर पूरा ही नहीं हुआ वो। तो वो परेशानियाँ कहीं ना कहीं हमने झेली हैं। गालियाँ भी बहुत सुनी, लोगों की आशब्द भी बहुत सुने हमने। जब सीवर डलता है तो बहुत परेशानी होती है और ये नहीं पता होता किसी को कि दिल्ली जल बोर्ड का काम है या हम एमसीडी का काम है। सब हमको ही समझते हैं कि एमसीडी करा रही है, एमसीडी करा रही है। तो एमसीडी में कौन दिखता है? मैं दिखती हूँ। लोगों की समस्याएं आप किस प्रकार सुनती हैं? मैं बहुत जब कोई हमारे यहाँ अपनी परेशानी लेके आता है तो मैं बड़े धैर्यपूर्वक सुनती हूँ, क्योंकि जब वो आता है तो वो पहले ही हाइपर होके, क्योंकि परेशानी होती है, मान लो सीवर भर गया, उसके घर के आगे बदबू है या उसके घर के आगे पानी भरा हुआ है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसका धैर्य से सुने उसकी बात को। और कहीं ना कहीं मैं प्रयास भी करती हूँ कि उसका काम होए संतुष्टिपूर्वक। कई बार मैं खुद भी जाकर उनके सीवर साफ़ करवाती हूँ। आपके आइडियल कौन रहे राजनीति में? मेरे तो आइडियल रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, और अब मोदी जी हैं 2014 से, तो उनको फॉलो करती हूँ कि किस तरीके से मेहनत करके, किस तरीके से क्योंकि अटल जी के साथ हमें सौभाग्य नहीं मिला काम करने का, मुझे नहीं मिला। बस उनकी बुक्स, उनके हमने व्यूज़ सुने, उसको देखते हुए मैं राजनीति में आई थी। परंतु इनके साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारी ऊपर हमारी सरकार है। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और किस तरीके से जाकर एक की समस्याओं को सुनते हैं। आप अभी छोटा सा ही उदाहरण देंगे कि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के खिलाड़ी जो जीते हैं, पदक लेके आए हैं, एक हमारे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे बात करी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जिससे कि खुद तो मोटिवेट होते ही है, वो देश को भी मोटिवेट कर रहे हैं, हर बच्चे को वो मोटिवेट कर रहे हैं। आप एक गृहिणी हैं, पत्नी हैं, महिलाएं, खुद एक पार्षद हैं, खुद को कैसे मैनेज करती हैं और परिवार को कैसे मैनेज करती हैं? महिलाओं के आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि सारी बहनें हमारी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि महिलाओं पर पुरुषों से ज़्यादा अतिरिक्त भार होता है। परिवार के साथ, समाज के साथ साथ उनके पास परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, चाहे वो किसी भी पद पे बैठ जाए। चाहे देश में अब सीतारमण जी हमारी बहुत ही सिंसियर मंत्री हैं, कितना काम करती हैं वो भी। सुषमा स्वराज जी थी हमारी, परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने परिवार को देखना होता है, एक लगाव भी होता है। तो पहले मैं तो जो भी राजनीति में बहनें हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जब तक परिवार साथ नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो परिवार हम लोगों के साथ है, हमारे उसमें बच्चे और पति है हमारे, मेरे, उनकी विशेष भूमिका है हमको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, कोई बढ़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है। तो मैं तो अपने परिवार को ही मानती हूँ, मेरा आगे बढ़ने का कारण मेरा परिवार ही है। क्योंकि मान लो मैं बाहर से गई यहाँ से और कोई बात दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं परिवार का अगर सांत्वना मिल जाती है और जाके मैं उस बात को उनको शेयर कर लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी बहुत सहजता मिलती है। तो उस हिसाब से मैं सभी को कहूँगी कि जब तक परिवार साथ है हमारा, बच्चे साथ हैं, पति साथ है, मनोबल हमारा बढ़ जाएगा। परिवार को साथ लेके ही चले। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो घर के अंदर ही सीमित हैं?
मैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि जीवन ना परमात्मा ने एक बार ही दिया है, तो कुछ करके जाएं। हर एक बहन कुछ ना कुछ करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये 2 हाथ हैं ना, इनमें अपने आप ही रोजगार की कोई ना कोई, जैसे अब मैं कोई बहनें, ज़रूरी नहीं है कि सारी बहनें निकले एक ही मेरी तरह नेता ही बने, अपना खुद का स्वरोजगार खोल लें, मोटिवेट करने का काम खोल लें, कोई भी ऐसा काम करे जिससे आत्मसंतुष्टि होए। मैं जब इस पोस्ट पे नहीं थी तो मैंने आशा वर्कर का भी काम करा, आंगन उसमें निकली मैं, तो 4 बहनों से मिली, उनसे बात करती थी, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम में शॉर्ट आउट करती थी। फिर मैं आंगनवाड़ी में आई, आंगनवाड़ी में मैंने कई साल काम करा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के लिए काम करें, आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी काम करें। और इसी समय में से मैं बहनों में ऐसी क्षमता देखती हूँ कि परिवार के साथ साथ समाज को, देश को वो संभाल सकती हैं। आज हमारे देश की बेटी पदक भी जीत के आई है और पायलट भी है। तो बहनों में एक विशेष ओजस, मैं तो केवल कहूँगी कि बहनों में और बेटियों में विशेष परमात्मा ने ये गुण दे रखे हैं। मौजूदा राजनीति को देखते हुए पहले से क्या राजनीति में बेटर स्थिति आई है? पहले से क्योंकि हम बहनों के लिए ही बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत रास्ते खुले हैं और उनका जैसे कि 33% राजनीति में भी हुआ है, रोजगार में भी हुआ है, सब तरीके से हुआ है। और परिवारों की कहीं ना कहीं सोच भी बदली है कि इनको आगे बढ़ाएं, बेटियों को नौकरी के लिए निकालें। पहले बहुत बंधन थे, तो कहीं ना कहीं रोजगार, सब चीज़ें बढ़ी हैं महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण की तरफ भी हैं हम। एक अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा जब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन युवाओं को, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आना तो चाहती हैं लेकिन किसी डर की वजह से, भय की वजह से वो सोचते हैं ना कि अब आने से क्या है कि अपना करियर खराब हो जाएगा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इतना कहूँगी कि युवाओं को और महिलाओं को ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि देश को जो युवा सोच है, क्योंकि आज हमारी देश की आबादी 60% से ज़्यादा युवा देश कहलाता है हमारा। आप हमारा सर्वे उठा के देखिए कि उसमें युवा देश के कारण युवा सोच भी शामिल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो युवाओं के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, चाहे कौशल योजना की तहत है, अन्य ऐसे बनाए हैं। और उनको राजनीति में अच्छे व्यक्ति को भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक कर ली या बीए कर ली नौकरी करें, राजनीति में भी बहुत अच्छे स्तर के पे गए हैं। आप अनुराग ठाकुर जी को देखिए कि वो कितने युवा होने के बावजूद कितने अच्छे आज हमारे खेल मंत्री हैं। इसी तरीके से अभी हमारी एक बहुत यंग बहन भी आई है, एक अरुणाचल प्रदेश से भी हमारे आए हैं। महिलाओं को देखो कितनी मंत्री बनी हैं इस वाले कैबिनेट में। तो मैं तो ये कहूँगी कि राजनीति में भी आए, बहनें भी आए, युवा भी आए, क्योंकि उनके युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अक्सर ये देखा गया है, अभी हमने युवाओं पे बात की, तो अक्सर ये देखा गया है कि आप जब भी अपने वार्ड में निकलती हैं तो आप एक सेलिब्रिटी की तरह देखी जाती हैं। लाइक जो भी टीनेजर वगैरह होते हैं वो आपके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको, सभी युवाओं को और बहनों को, भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 4.5 साल आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसी तरीके से आने वाले समय में भी मेरा साथ दें। और कोई भी परेशानी है मुझे बताए ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकूं। हो सकता है कि कोई एक समस्या मैं नहीं कर पाऊँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और मैं उनको ये कहूँगी कि देश के लिए जिएं, व्यक्ति के लिए ना जिएं। पहले देश को रखें, फिर अपने संगठन को रखें और फिर अपने परिवार को रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही उनको मैं संदेश देना चाहती हूँ। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आने वाले इलेक्शन में आपकी जीत होगी, वो तो निश्चय है, तो आप उन युवाओं को, उन महिलाओं को, आप अपनी वार्ड की जनता को क्या तोहफा देना चाहेंगे?
आने वाले समय में देखो बजट की बहुत परेशानी है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने हमें बजट नहीं दिया। पूरी दिल्ली में उन्होंने बजट रोक के रखा है। तो जो सीमित संसाधन है उसमें मैं अभी एक हाई मार्क्स और लगा रही हूँ कमल पार्क में, और स्कूल में, दोनों स्कूलों में झूले, क्योंकि वहाँ हमारे पास 5वीं तक के बच्चे आते हैं। तो झूले थे पर छोटे थे, पर अब मैंने उनके लिए बड़े झूले लगा दिए हैं। जल्दी उनका उद्घाटन होएगा। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने कम संसाधनों में मैंने काम करा, क्योंकि मेरे साथ और भी पार्षद ऐसे हैं जिनको बजट नहीं मिला, लिमिटेड सोर्सेज में हमने काम करा। और हम कुछ, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने काफ़ी सड़कें उधेड़ रखी हैं हमारी, उनके कारण हमारे को बहुत परेशानी रही। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मीडिया के माध्यम से कि हमें आप लोग कुछ वहाँ से केजरीवाल साहब को समझा कर कुछ फंड दिलवाइए ताकि हम सबकी आशाओं पर खरे उतर सकें। अब मैं आपसे एक दर्शकों की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, अब मैं आपसे रैपिड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। आप कौन हो? मैं अपने साहब की पत्नी हूँ, पूनम जिंदल। जी। आपका फेवरेट खाना? मेरा कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। हाँ। फेवरेट गाना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। फेवरेट एक्टर? एक्टर तो मनोज कुमार पसंद था जी मुझे। जी। हाँ। फेवरेट और एक्ट्रेस? मधुबाला और मीना कुमारी की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अब भी लगती हैं। आपने पुरानी पिक्चर कब देखी थी? कौन सी देखी थी? मैंने पुरानी पिक्चर बहुत टाइम पहले देखी थी, तारे ज़मीन पर। जी। अब मैं आपको 3 नाम लेना चाहूँगी, उनके एक अच्छी हैबिट और एक बैड हैबिट बतानी है। आप तैयार हैं इसके लिए? कोशिश करूँगी। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी। वो तो मम्मी का आज्ञाकारी बेटा है। जी। और बुरी बात है कि भाषण अच्छा नहीं दे पाता जी। जितने। मोदी जी तो राष्ट्रभक्त हैं और विश्व में अब नंबर 1 लीडर हैं। जी। बैड हैबिट उनकी? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपने। परिवार को थोड़ा सा समय अपने देश के लिए सारा समय उन्होंने निकाल रखा है, परिवार को कम समय देते हैं वो, और खुद को कम समय देते हैं। खुद को कम दे पाते हैं। केजरीवाल जी? केजरीवाल जी वो तो सुपर ज़्यादा है। जी। और वो खुद को पहले रखते हैं और देश को बाद में रखते हैं। उसकी बैड हैबिट है या फिर अच्छी हैबिट है? बैड ही कहूँगी मैं तो, कि पहले देश को होना चाहिए, पर वो रखते पहले अपने आप को है। अच्छी हैबिट? अच्छी हैबिट ये है कि एजुकेशन आईआईटी से कर रखी थी, पर उसको यूज अच्छी तरह नहीं करा, राजनीति में लेके आ गए। बैड हैबिट ये है कि उसी पढ़ाई के उसमें ले जाती। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों के साथ जुड़ने के लिए।